Welcome students. We were discussing our lesson, second lesson, that is solutions. So we have covered much more part. ठीक है. So we are in the last part of our chapter. ठीक है. तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशंस, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या देखा था इस चैप्टर में, सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं. ओके, ये हमने देखा था कि सॉल्यूशंस में एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो वो उसका नेचर किस पे डिपेंड करेगा, इसके हमने फैक्टर्स देखे थे. तो उसमें सबसे पहला फैक्टर कौन सा था, उसमें था नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ओके, सेकंड फैक्टर वाज द टेम्परेचर, प्रेशर, etc. So these are the factors which are the responsible for the nature of solubility. ठीक है. तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो किस पे डिपेंड है, एक नेचर, राइट, दो प्रेशर एंड थर्ड फैक्टर वाज टेम्परेचर. ओके, तो जब वो प्रेशर पे डिपेंड होती है तो हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉ देखा था इस बारे में, एंड दैट लॉ वाज हेनरीज लॉ. तो आपको उसका स्टेटमेंट याद होगा. ऐसा ही एक लॉ हमने देखा था, वो था राउल्स लॉ, जो पार्शियल प्रेशर्स के बारे में बात करता है एंड मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो उसके बारे में हमने देखा था राउल्स लॉ. अब आगे हमने एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट देखा था और वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट. ठीक है. सो नंबर ऑफ सोल्यूट्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट. तो इसको आप कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हो, नॉट नेसेसरी नंबर, तो आप इससे कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हो. सो हियर कॉन्सेंट्रेशन. सो हमने ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी ना, तो ये हमने किसकी देखी थी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की देखी थी, राइट. तो एक हमने बेसिक डिफरेंस भी देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट. सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी एंड दे डू नॉट बियर एनी चार्ज, while electrolytes do conduct electricity and they can bear the charge containing ions. okay, तो हमने चार प्रॉपर्टीज़ देखी थी, आपको अगर याद होगा तो उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वेपर प्रेशर लोअरिंग. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज वेपर प्रेशर lowering. okay, then second property was boiling point elevation. Third property was freezing point depression. Freezing point depression. And last property was osmotic pressure. ठीक है, osmotic pressure. तो ये जो चार प्रॉपर्टीज़ थी ये हमने देखी थी. तो हमने इसमें एक और पॉइंट देखा था और वो था रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो ये हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस. तो उसमें जो नेट फ्लो होता है, थोड़ा सा एक ऑस्मोसिस का हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट आप माइंड में क्लियर कर लो कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है ऑस्मोसिस का. तो आपको पता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, राइट. सो कंसिडर दिस मेम्ब्रेन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट. तो इसका जो नेट फ्लो होगा तो हम ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा होता है, पर दैट इज़ नॉट ट्रू.
इट इज़ ट्रूथ बट दैट इज़ नॉट कंप्लीट ट्रूथ। इसका जो फ्लो होता है, जैसे वो फ्लो ऐसा होता है ना, वैसे वो फ्लो उल्टा भी होता है, राइट? ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। पर जब अगर आप कंपेयर करें वो दोनों फ्लोज को, तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट, ये दो फ्लो अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको दिखाई देगा कि दिस फ्लो इज़ मच मोर इन नंबर, मतलब इसका जो ऑकरेंस होगा ना ये बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, एंड दिस इज़ नियर टू निग्लिजिबल। दैट्स वाई। एंड नेट फ्लो का अगर आप स्टडी करते हो, नेट फ्लो मीन्स एवरेज फ्लो, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो टाइप है ना ये ज़्यादा है, ओके? तो इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का ये जो फ्लो होता है ये ज़्यादा होता है नंबर में। दिस इज़ द रीज़न। दोनों डायरेक्शंस में फ्लो होता ही रहता है, ये दोनों डायरेक्शन में, ये फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, दोनों डायरेक्शन में फ्लो चलता ही रहता है। बट नेट फ्लो इज़ ऑल अबाउट द एवरेज, एंड एवरेज में ये फ्लो हमारा ज़्यादा रहता है, ओके? एंड रिवर्स ऑस्मोसिस में एग्जैक्टली उल्टा किया जाता है, राइट? रिवर्स ऑस्मोसिस में आप देख सकते हो कि ये फ्लो जो होता है ना ये एग्जैक्टली रिवर्स किया जाता है, तो आपको दिखेगा कि दिस वन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट, तो ये फ्लो आपको दिखाई देगा इन केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है? तो इसके लिए क्या किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमने देखा है सारा। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या किया जाता है कि आपका दो टाइप्स के प्रेशर आप ऑब्जर्व करते हो इन काइंड ऑफ सॉल्यूशन। वन प्रेशर इज व्हाट? वन काइंड ऑफ प्रेशर इज व्हाट? इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड अनदर प्रेशर इज हाइड्रोलिक प्रेशर, राइट? सो दो प्रेशर है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस देखना है आपके सॉल्यूशन में, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उससे ज़्यादा प्रेशर आपको अप्लाई करना है, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर की जो नेट वैल्यू है ना वो आपको ओवरकम करनी है, राइट? देन यू कैन परफॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है? एंड एग्जैक्टली वाटर फिल्टर्स में यही किया जाता है, एग्जैक्टली वाटर फिल्टर में यही किया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग वी हैव लर्नड, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, हमने ये जो चार प्रॉपर्टीज़ देखे थे, तो चार प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपको, अब आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में स्टडी किया था, ओके? अब आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अब यहाँ पे स्टडी करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अब देखेंगे, ओके? सो लास्ट एकदम थोड़ा सा पार्ट बचा है लेसन का। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? अब इसमें डिटेल में तो जाना नहीं हमको, क्योंकि जैसे हमें इसमें पैटर्न्स दिखाई देते हैं वैसे तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में दिखाई नहीं देते, पर डेफिनेटली वी कैन सी सम काइंड ऑफ कंपैरिजंस, ओके? तो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। ऐसा मिसकंसेप्शन है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते, बट दैट्स नॉट ट्रू। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डू शो दी इलेक्ट्रोलाइट्स डू शो दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, देखो कि दिस जब आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट होता है, ओके? जब आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट होता है और इस प्योर सॉल्वेंट में जब आप क्या करते हो, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो, तो जो कुछ भी आपका सॉल्यूशन बनता है तो इसको हम A कहेंगे, इसको हम B कहेंगे, ओके? नहीं तो अलग टर्म्स में इसको आप 0 कह सकते हो, इसको आप 1 कह सकते हो,
ओके। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस 4 फैक्टर्स, ये हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो अप्रोच अलग है, इसका अप्रोच अलग है स्टडी करने का और इसका अप्रोच अलग है स्टडी करने का, ठीक है। सेम मेथड से आप इसका स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका क्या है अप्रोच, अप्रोच क्या है इसका, एक तो एक्सपेरिमेंटल एविडेशंस, ठीक है, experimental observations is one approach and second one is comparison to colligative properties of non-electrolytes. So comparative, this is the second approach, right? So ये दोनों अप्रोच से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के colligative properties का स्टडी करना है, ओके। सो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि they do not obey or they do not follow the laws or the properties which are shown by colligative properties of non-electrolytes. So non-electrolytes के जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो नहीं करेंगे, ठीक है। सो दे डू नॉट ओबे, तो फॉलो नहीं करेंगे वो, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी यू कैन ऑब्जर्व इसमें कि सारे के सारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोलाइट्स के, ओके, एंड अनदर केस यू हैव नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें अगर टोटल प्रॉपर्टीज़ में आप कंपैरिजन करते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि दे आर मच हायर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। इनके प्रॉपर्टीज़ बहुत ही हायर है, मतलब क्या कि इसका वेपर प्रेशर लोअरिंग जो है ये आपको फॉर एग्जांपल एक्स क्वांटिटी में दिखाई देता है कि एक्स क्वांटिटी से वेपर प्रेशर लोअरिंग हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्स से भी ज़्यादा कम हुआ है, ओके। इन दिस वे यू कैन स्टडी दिस अप्रोच, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट इज़ कि मोलर मासेस का जब आप स्टडी करते हो तो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर मास, इसमें जब आप स्टडी करते हो तो आपको दिखाई देगा कि मोलर मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वियस सॉल्यूशंस, ओके, दे आर मच लोअर, ठीक है, दे आर मच लोअर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के ज़्यादा होते हैं, ओके, इन एक्वियस सॉल्यूशंस, ठीक है, इन केस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों है, ये हमें क्यों दिखाई देता है दिस वन, कि इलेक्ट्रोलाइट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि देखो जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, राइट, जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो तो आपको दिखाई देगा कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स आप इसमें डिज़ोल्व करते हो तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स आप इसमें डिज़ोल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा, राइट, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन यू विल ऑब्जर्व, ओके, दिस काइंड ऑफ चार्ज सेपरेशन यू विल ऑब्जर्व। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कटायंस है, एनायंस है, तो ये दोनों सेपरेटली प्रॉपर्टीज शो करेंगे, राइट, वो जो दोनों हैं ये क्या करेंगे, सेपरेटली प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और दैट्स वाई यहाँ पे इंडिविजुअल है सारा, ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि कटायन का अलग होगा, अनायन का अलग होगा, तो इसलिए प्रॉपर्टीज की जो इंटेंसिटी है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉपर्टीज़ की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि इनके जो प्रॉपर्टीज़ है तो ये स्लाइटली कम है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न।
तो यहाँ पे आप NaCl का एग्जाम्पल ले सकते हो, KCl का एग्जाम्पल ले सकते हो, NaOH का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl का अगर एग्जाम्पल लिया आपने तो यहाँ पे इन दिस वे चार्ज सेपरेशन होगा, KCl के केस में भी ऐसा होगा। तो इसलिए ये कलेक्टिवली प्रॉपर्टीज़ उनके बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। तो अब यहाँ पे इनका स्टडी कैसे किया जाता है इस बारे में एक फैक्टर देखेंगे, जिससे आपका एक अप्रोच क्लियर हो जाएगा, और वो है कंपैरेटिव अप्रोच, ओके। और उस फैक्टर को कहा जाता है वेन टॉफ्स फैक्टर, ठीक है। इस फैक्टर का नाम है, और ये फैक्टर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ओके। तो वो फैक्टर है वेन टॉफ फैक्टर, ठीक है। और इसको स्मॉल आई ऐसा डेसिग्नेट किया जाता है। तो ये जो स्मॉल आई है ये आपको क्या बताता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनका और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका अगर आप कंपैरिजन करते हो तो दोनों में आपको एक फैक्टर मिलता है, जिसका कैलकुलेशन करने से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, ओके। दैट्स वाई इसका रेशो लिया जाता है, देखो स्मॉल आई इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ electrolyte solution, colligative properties of electrolyte solution upon colligative properties of नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ओके। ऐसा इसका क्या लिया जाता है, रेशियो लिया जाता है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन से है, वो सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है स्मॉल आई को। कौन से है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 बोलेंगे हम इनको, राइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के यहाँ को 0 कहेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स को सिर्फ F कहेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी रही। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, TB वाली, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। देन वेपर प्रेशर लोअरिंग है, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा P 0 है, ओके। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है, कौन सा भी फैक्टर लो आप, दैट इज इक्वल टू आई, ओके। कलेक्टिवली लिया तो भी चलता है, ओके। अब ये जो वेन टॉफ फैक्टर है ना, ये अल्टरनेटिवली और एक मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। ये रही फर्स्ट मेथड, और एक मेथड है इसको कैलकुलेट करने की, दैट इज़ व्हाट, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। इसका आप अगर रेशो लेते हो तो आपको वेन टॉफ फैक्टर मिलता है। सो सेकेंड मेथड इज़, यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल आई कैलकुलेट करने की और एक मेथड है, कौन सी, कि एक्चुअल जो मोल्स होते हैं, जितने भी मोल्स बचते हैं आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, ये एक अलग तरीका है। तो एक्चुअल मोल्स कैसे निकालते हैं हम, what is the formula for calculating actual moles? So simply you have to calculate the formula mass, okay, and upon total moles जो होते हैं वो क्या होते हैं, that is observed moles और you can say molar mass, okay। तो ये जब आप कैलकुलेशन करते हो तब भी आपको वेन टॉफ फैक्टर मिलता है, ओके, तभी भी आपको वेन टॉफ फैक्टर जो है ये मिल सकता है। तो सिंपली इसको आप डेसिग्नेट कर सकते हो, मोल्स थेरोटिकल अपॉन मोल्स यू कैन से ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड नहीं, ऑब्जर्व्ड बोलो इसको, ठीक है। ऐसा आप इसको क्या कर सकते हो, डेसिग्नेट कर सकते हो। तो
जो 11th स्टैंडर्ड का आपका जो सेकंड लेसन है वो इसके लिए आपको काम आएगा, ठीक है। तो सेकंड लेसन आप इसमें ले सकते हो। इसके जो कैलकुलेशंस है ये हम लाइव लेक्चर में लेंगे, ओके। सो ये थोड़ा सा स्मॉल आता है, ये जो मोल्स का जो आता है, तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये थोड़ा सा स्मॉल आता है, राइट। तो ऐसा क्यों आता है उसका भी एक आपको एक असाइनमेंट करना पड़ेगा या थोड़ा सा सर्च करो कि ये स्मॉल एग्जैक्टली क्यों आता है, ठीक है। एक्चुअली हिंट दे रखी है, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे चार्ज सेपरेशन करते हैं, तो मोल्स वहाँ पे डिसोशिएट हो जाते हैं, ओके, और वो टोटल फॉर्मूला मास में कंट्रीब्यूट नहीं करते, दैट्स वाई वो स्मॉल आ जाता है। तो ये रहा वेंट ऑफ फैक्टर, ओके। अब यहाँ पे हम ये जो एक्सप्रेशन बनाया है इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखो वेंट ऑफ फैक्टर के एक्सप्रेशन में एक थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है, कैसे वो बताती हूँ। सो उसका जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है वो देखते हैं। सिंपल है मॉडिफिकेशन, सिर्फ आपके 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, ठीक है। क्या है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर लोअरिंग। सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, सेकंड प्रॉपर्टी। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। ये आपके 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे सिंपली आप आपकी जो कुछ भी इक्वेशन है वो मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, देखो आपके पास एक्सप्रेशन है जो आपने जब हम पैटर्न्स देख रहे थे इन प्रॉपर्टीज़ का तब हमने डिराइव किया था, राइट। तो वो क्या है एक्सप्रेशन, देखो कि स्मॉल आई P1 0 x2, ओके। ये P1 इंटू x2 ये हमने कैलकुलेट किया था, तो ये यहाँ पे लिख लो। सेम इज़ द केस विद दिस, सिर्फ जो कुछ भी आपकी कांस्टेंट की ये आई है, इक्वेशन आई है, उसको सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। m है यहाँ पे, देन kf इंटू एम एंड आई एम आर टी। इसके लिए आपको आपके प्रीवियस जो कंसेप्ट है ये क्लियर होने चाहिए। एंड सिंपली यू कैन से, ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, P1 इंटू x2 कैसे कैलकुलेट किया, तो W2 इंटू M1 अपॉन M2 अपॉन W2, राइट। देन सेकेंड केस में एक काम करते हैं, W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W2, ओके। हाँ, सेकेंड केस में हमने क्या किया था यहाँ पे कि 1000 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय KBW2, ये हमने एक इक्वेशन निकाला था अगर आपको याद है तो M2 इंटू W1, ओके। पिछले अपने जो डेरिवेशंस है ये देखो। देन थर्ड केस में हमने क्या किया था, सेम है, I इंटू 1000 इंटू यहाँ पे सिर्फ आपको KB के जगह पे KF लिखना है, W2 अपॉन M2 इंटू W1 एंड लास्ट W2, हाँ I से मल्टीप्लाई करो, RT अपॉन M2V, ओके। जो हमने डेरिवेशंस लिए थे ना, ये सारे डेरिवेशंस यहाँ पे क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के, उसका जो कुछ भी स्टडी है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, राइट। अब आई थिंक यस एक लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज़ वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, तो वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे। अब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है और उसका जो रिलेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ, इसका यहाँ पे आपको डेरिवेशन दिख रहा है। सो इट इज़ बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसको अल्फ़ा के टर्म से क्या करते हैं, डेसिग्नेट करते हैं। तो आपको पता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चार्ज उनके पास होते हैं, राइट।
दोनों चार्ज वो बियर करते हैं, पर जब वो सॉल्यूशन में जाते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन में जाते हैं, तो उनका चार्ज सेपरेशन हो जाता है, राइट, उनका चार्ज सेपरेशन हो जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट द डिसोसिएशन. एंड हाउ रेडियली दिस डिसोसिएशन इज हैपनिंग, दैट फैक्टर इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन लेना है. तो देखो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, कंसिडर दिस रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन. तो इनिशियली आपके पास ये जो कंपाउंड है इसका 1 मोल है, राइट, और यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ है अभी तक, मतलब चार्ज सेपरेशन अभी तक हुआ नहीं है, राइट. अब इक्विलिब्रियम पे जब आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे एक अल्फ़ा फैक्टर आपको दिख रहा है. वाई? बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन हो चुका है, राइट, यहाँ पे डिसोसिएशन हो चुका है, इसके पास प्लस चार्ज आया है, इसके पास माइनस चार्ज आया है. एंड हाउ रेडियली दे आर डिसोसिएटिंग, दैट पर्टिकुलर डिग्री इज दिस अल्फ़ा. ओके, और यहाँ पे अगर आपको उल्टा इसका निकालना है, मोल्स निकालने हैं, तो ये डिग्री जो कुछ भी डिसोसिएशन फैक्टर है वो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन से वो माइनस करना पड़ेगा. तो ये रहा 1 मोल का, राइट. अब जब 2 मोल्स का आप लेते हो तो आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो पूरा का पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपको ऐड करना पड़ेगा एक दूसरे में. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक सिंपली एडिशन रिएक्शन दिखाई दे रही है. एंड दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स कि सिर्फ आपने ये कॉमन निकाला यहाँ से और यहाँ पे आपने एक टर्म असाइन कर दी x प्लस वाई को. तो यहाँ पे n वेयर n इज इक्वल टू वॉट, x प्लस वाई. ओके, दे आर द सिंपली मोल्स. तो यहाँ पे आपने n बोला है यहाँ पे. तो डिग्री ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आपको क्या बताता है कि एक्चुअल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन. ओके, एक्चुअल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट. ये हमने फॉर्मूला देखा था. तो यहाँ पे एक्चुअल मोल्स ये है. ओके, ये रहे आपके एक्चुअल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन. ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन. तो यहाँ पे हमने ये लिखे और मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितने यहाँ पे 1, राइट. सो ये 1 यहाँ पे आया. तो ये जो आए है यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर पे 1 है तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपने नहीं लिया तो भी चलता है, तो सिर्फ आपके पास ये वैल्यू बची. तो 1 प्लस अल्फ़ा इन ब्रैकेट n माइनस 1. इन अदर टर्म्स ये रहा आपका व्हाट, वेंट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन विथ रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा. और जब आपको अल्फ़ा निकालना है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो सिंपली अल्फ़ा को यहाँ पे लो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको आई को लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिलेगी i माइनस 1 अपॉन एस n माइनस 1. तो सिंपली आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है फिर, वेरी सिंपल, वेंट ऑफ फैक्टर. ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर माइनस मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट. ठीक है, मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट अपॉन x प्लस वाई, एक्चुअल मोल्स. ओके, एक्चुअल मोल्स माइनस फिर से 1 आया है तो मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट, राइट. तो इस तरह से आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला बनता है. ओके, सो दिस 2 इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट for this particular part. Okay, so here we have completed our lesson. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ये लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसके लिए आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है इस लेसन की ये फिक्स करनी है, आपको वो क्लियर करनी है. ओके, सो हियर वी आर एंडिंग आवर सेकंड लेसन. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.